मोसुल की लड़ाई, जो अक्टूबर 2016 से जुलाई 2017 के बीच लड़ी गई थी, सिर्फ एक शहर को आजाद कराने का अभियान नहीं थी। यह वर्षों की राजनीतिक गिरावट, सांप्रदायिक तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष का चरम बिंदु था, जिसने इराक और सीरिया के इस्लामिक स्टेट, जिसे ISIS के नाम से जाना जाता है, को इराक युद्ध की राख से उठने का मौका दिया। 2011 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं की इराक से वापसी ने एक कमजोर राज्य को पीछे छोड़ दिया, जो आंतरिक विभाजनों और प्रणालीगत भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। प्रधानमंत्री नूरी अल-मालिकी की सरकार, जो शिया राजनीतिक गुटों के नियंत्रण में थी, ने ऐसे बहिष्करणकारी नीतियां अपनाई जिससे उत्तरी और पश्चिमी इराक के सुन्नी अरब समुदाय अलग अलग पड़ गए। स्थानीय मिलिशियाओं को भंग करना, सुन्नी नेताओं को हाशिए पर डालना और सेना का राजनीतिकरण करना विद्रोह के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर गया। ISIS, जो अबू बकर अल बगदादी के नेतृत्व में इराक में अल कायदा से विकसित हुआ था, ने इस संतोष का फायदा उठाया और 2013 तक इस समूह ने अंबर, नीनवे और सलाहुद्दीन प्रांतों में अपनी उपस्थिति फिर से स्थापित कर ली थी। साथ ही साथ सीरिया के अपने गृह युद्ध के बीच वहां भी विस्तार कर लिया था। रक्का और दीर एजोर में अपने ठिकानों से ISIS ने एक समन्वित अभियान शुरू किया ताकि एक अस्थायी खिलाफत स्थापित की जा सके और अपने वास्तविक संख्या से कहीं अधिक ताकत दिखाने के लिए प्रचार और आतंक का इस्तेमाल किया। इराक की सुरक्षा बल या ISF इस नए खतरे के लिए तैयार नहीं थे। सालों तक अमेरिकी प्रशिक्षण और अरबों की सैन्य सहायता मिलने के बावजूद वे अयोग्यता और भ्रष्टाचार से जूझते रहे। कमांडर अक्सर अपनी पोस्टिंग खरीदते थे, सैनिकों को कम वेतन मिलता था और वे अक्सर गैर हाजिर रहते थे और लॉजिस्टिक्स पूरी तरह अस्त व्यस्त था। तो जब जून 2014 की शुरुआत में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया बलों ने मोसुल पर हमला किया, तो उन्हें बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। मोसुल का पतन अचानक और विनाशकारी दोनों था। लगभग 1500 इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया लड़ाकों ने गति और मनोवैज्ञानिक युद्ध का इस्तेमाल करते हुए 30,000 से अधिक इराकी सैनिकों के एक गैरिसन को हरा दिया। पूरी ब्रिगेडें ढह गईं, कमांडर भाग गए और सेना की रक्षा व्यवस्था बिखर गई। कुछ ही दिनों में आतंकवादियों ने अमेरिकी निर्मित हथियारों की बड़ी मात्रा पर कब्जा कर लिया, जिसमें टैंक, हमवी और तोपखाना शामिल था, जिससे ISIS एक छापामार बल से तुरंत एक पारंपरिक सेना में बदल गया। 10 जून 2014 को मोसुल, जो कभी इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर और व्यापार, संस्कृति और विविधता का केंद्र था, पूरी तरह से गिर गया। दसियों हजार निवासी तिग्रिस नदी पार करके कुर्द नियंत्रण वाले इलाकों की ओर भाग गए, जबकि जो लोग पीछे रह गए उन्हें ISIS के शासन का सामना करना पड़ा। मोसुल का खोना इराक के लिए एक राष्ट्रीय अपमान था। कई इराकियों के लिए यह 2003 के बाद की व्यवस्था के पूरी तरह से ढह जाने का प्रतीक था। ISIS के लिए यह उसके स्वयं घोषित खिलाफत के जन्म का प्रतीक था। यह मोसुल की लड़ाई की कहानी है, जो इराक की ISIS के खिलाफ सबसे भीषण लड़ाई थी। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मोसुल पर कब्जा करने के बाद ISIS ने 29 जून 2014 को खिलाफत की स्थापना की घोषणा की और अबू बकर अल बगदादी को अपना खलीफा नामित किया। अल नूरी मस्जिद के मिंबर से बगदादी ने एक वैश्विक इस्लामी राज्य की घोषणा की और दुनिया भर के मुसलमानों से अपनी वफादारी की शपथ लेने का आह्वान किया। इस कृत्य का महत्व बहुत गहरा था। मोसुल खिलाफत का वैचारिक और प्रशासनिक केंद्र बन गया,
जो इराक में उसकी राजधानी और सबसे मूल्यवान क्षेत्रीय संपत्ति दोनों के रूप में कार्य करता था। आईएसआईएस के शासन में मोसुल में जबरदस्त बदलाव आया। समूह ने इस्लामी कानून की अपनी कट्टरपंथी व्याख्या के आधार पर एक कठोर शासन व्यवस्था लागू की। दीवान अल हिज़्बाह आईएसआईएस धार्मिक पुलिस ने कड़े सामाजिक नियमों को लागू किया। पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने और नमाज में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया, जबकि महिलाओं को पूरा नकाब पहनने के लिए बाध्य किया गया। और सार्वजनिक दंड, जिनमें अंग काटना, सूली पर चढ़ाना और फांसी देना शामिल था, शहर के चौकों में दिए जाते थे। आर्थिक रूप से आईएसआईएस ने कर वसूली और शोषण की एक आत्मनिर्भर व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने व्यवसायों पर ज़कात या धार्मिक कर लगाए और गैर मुसलमानों तथा राजनीतिक असंतुष्टों की संपत्ति जब्त कर ली। मोसुल के संग्रहालय से कलाकृतियों की लूट और निम्रूद जैसे प्राचीन असीरियन विरासत स्थलों का विनाश वैश्विक आक्रोश का कारण बना। लेकिन यह आईएसआईएस के धर्मनिरपेक्ष इतिहास के विरोध को मजबूत करने वाले प्रचार के रूप में भी काम आया। समूह के सैन्य प्रशासन ने मोसुल को एक किले में बदल दिया। सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए, मोहल्लों के नीचे सुरंगें खोदी गईं और हथियारों के भंडार पूरे शहर में वितरित किए गए। बच्चों को आईएसआईएस के स्कूलों में ब्रेन वॉश किया गया और उनके तथाकथित कब्ज ऑफ द खलीफेट शिविरों में प्रशिक्षण दिया गया। शहर की अनुमानित 15 लाख आबादी श्रमिक बल और मानव ढाल दोनों बन गई। 2015 तक आईएसआईएस की पकड़ कमजोर होने लगी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व के तहत एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का पुनर्गठन किया, जिसने इराकी और कुर्दिश बलों को हवाई शक्ति और खुफिया गठबंधन के साथ समर्थन प्रदान किया। हवाई हमलों ने आईएसआईएस के काफिलों, तेल के बुनियादी ढांचे और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया, जिससे धीरे धीरे इस समूह की नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता कम होती गई। 2015 और मध्य 2016 के बीच इराकी बलों ने तिक्रित, रमादी और फलूजा को फिर से अपने कब्जे में लिया, जिससे मोसुल धीरे धीरे और अधिक अलग थलग पड़ गया। हालांकि खिलाफत की सीमाएं सिमट गई थीं, लेकिन इसकी राजधानी अब भी डटी हुई थी, मजबूत थी, कट्टर थी और घेराबंदी के लिए तैयार थी। दो 2016 की गर्मियों तक इराकी सरकार ने मोसुल को फिर से हासिल करने की योजनाएं अंतिम रूप देना शुरू कर दिया था। इस अभियान को ऑपरेशन वी आर कमिंग नीनवे नाम दिया गया था और इसे 2003 के आक्रमण के बाद इराक में सबसे बड़ा सैन्य अभियान बनाने के लिए तैयार किया गया था। प्रधानमंत्री हैदर अल-अबादी पर शहर को वापस पाने और राज्य की सत्ता बहाल करने के लिए जबरदस्त राजनीतिक दबाव था। मोसुल में जीत सिर्फ एक सैन्य लक्ष्य नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक आवश्यकता भी थी। हालांकि खुद यह काम बहुत कठिन था। खुफिया अनुमान के अनुसार मोसुल में 5 से 7 हजार के बीच इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया लड़ाके थे, जिनमें चेचन्या, ट्यूनिशिया और पश्चिमी यूरोप के विदेशी आतंकवादी भी शामिल थे। उनके पास व्यापक सुरंग प्रणाली, वाहन जनित तात्कालिक विस्फोटक उपकरण VBIEDs और टैंक रोधी हथियार थे। हर सड़क, इमारत और पुल को शहरी युद्ध के लिए तैयार किया गया था। इस चुनौती का सामना करने के लिए जो गठबंधन बनाया गया, उसमें विविध और अक्सर प्रतिस्पर्धी तत्व शामिल थे। इराकी सुरक्षा बलों ने हमले की रीढ़ की हड्डी का काम किया, जिन्हें विशेष काउंटर टेररिज्म सर्विसेज, संघीय पुलिस इकाइयों और स्थानीय नीनवे पुलिस का समर्थन प्राप्त था। कुर्दिश पेशमर्गा ने उत्तर और पूर्व से आगे बढ़ते हुए सीरिया और पश्चिम की ओर जाने वाली आपूर्ति लाइनों को काट दिया। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, जो मुख्य रूप से ईरान समर्थित शिया मिलिशियाओं का समूह है, ने ग्रामीण इलाकों को सुरक्षित किया और आईएसआईएस के लिए सीरिया में मदद या भागने से रोकने की कोशिश की। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके गठबंधन साझेदारों ने निर्णायक भूमिका निभाई। संयुक्त टास्क फोर्स ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व ने हवाई समर्थन, तोपखाना और सलाहकार प्रदान किए,
जो इराकी इकाइयों के साथ तैनात थे। ड्रोन और सैटेलाइट टोही ने शहर की रक्षा व्यवस्था का नक्शा तैयार किया, जबकि सटीक हवाई हमलों ने आईएसआईएस के नेताओं और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। अक्टूबर 2016 तक गठबंधन सेनाओं ने इराक में 12,000 से अधिक हमले किए थे, जिससे आईएसआईएस की संचालन क्षमताएं कमजोर हो गई थीं। रणनीतिक रूप से योजना में बहुआयामी हमला करने का आह्वान किया गया था। पेशमर्गा बल उत्तर पूर्व से मोसुल की ओर बढ़ेंगे, जबकि इराकी सेना की इकाइयां दक्षिण से आगे बढ़ेंगी। सीटीएस पूर्वी जिलों में प्रवेश करेगा और जैसे ही बाहरी सुरक्षा टूटेगी, शहर के केंद्र में घुस जाएगा। इस अभियान में घेराबंदी पर काफी निर्भर किया जाएगा, जिससे आईएसआईएस के लड़ाकों को अलग थलग किया जा सके, जबकि आम नागरिकों को मानवीय गलियारों के जरिए बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। फिर भी सबसे अच्छी योजनाओं के सामने भी बाधाएं आईं। मोसुल का घना शहरी क्षेत्र हवाई हमले में मुश्किल पैदा करता था, क्योंकि इससे नागरिकों को खतरा था। आईएसआईएस द्वारा मानव ढालों और बमों का इस्तेमाल प्रगति को बहुत धीमा कर देता था, और इसके अलावा गठबंधन की राजनीतिक एकता भी नाजुक थी। बगदाद और एरबिल के बीच, सुन्नियों और शियाओं के बीच, और ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव ने कमांड और नियंत्रण दोनों को जटिल बनाने की धमकी दी। लेकिन फिर भी महीनों की तैयारी के बाद आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। अक्टूबर 2016 की सुबह प्रधानमंत्री अल अबादी ने टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित किया और हमले की शुरुआत की घोषणा की। उद्धरण, विजय का क्षण आ गया है। मैं आप मोसुल के लोगों को मुक्त कराने के लिए अभियान की शुरुआत की घोषणा करता हूं। उद्धरण समाप्त। कुछ ही घंटों में तोपों की गर्जना नीनवे के मैदानों में गूंज उठी। इराकी टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और पैदल सेना के दस्तों की कतारें कई मोर्चों से मोसुल की ओर बढ़ीं और मिशिया हिस्सी, जबकि गठबंधन के विमान आईएसआईएस के ठिकानों पर सटीक हथियारों से हमला कर रहे थे। कुर्दिश पेशमर्गा बलों ने उत्तरी गांवों से तेजी से आगे बढ़ते हुए शहर की ओर रास्ते साफ किए और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाशिका कस्बे पर कब्जा कर लिया। हमले के शुरुआती दिनों में मध्यम स्तर का प्रतिरोध देखने को मिला। आईएसआईएस के लड़ाके शहर के केंद्र में पीछे हट गए, खुले टकराव से बचते हुए घात लगाकर हमले और आत्मघाती हमलों पर निर्भर रहने लगे। अक्टूबर के अंत तक इराकी सेना मोसुल के पूर्वी उपनगरों तक पहुंच गई थी। शहर के लिए असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मोसुल के पूर्वी हिस्से में शहरी युद्ध इस संघर्ष के सबसे भीषण युद्धों में से एक साबित हुआ। काउंटर टेररिज्म सर्विसेज ने घोजाली, करामा और कुद्स जैसे इलाकों से हमला शुरू किया। हर एक आगे बढ़ने के लिए पूरे ब्लॉक को स्नाइपर्स, इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरणों और सुरंगों के जाल से साफ करना पड़ता था। कोएलिशन विमानों ने नजदीकी हवाई सहायता प्रदान की, लेकिन प्रगति किलोमीटर में नहीं बल्कि मीटर में मापी जाती थी। नागरिक दोनों ओर की गोलीबारी में फंस गए थे। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के लड़ाके जानबूझकर घरों, मस्जिदों और स्कूलों में खुद को तैनात कर रहे थे, यह जानते हुए कि इराकी और कोएलिशन बलों को मुठभेड़ के नियमों से बांधा गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित मानवीय गलियारे जल्दी ही भारी भीड़ से भर गए, क्योंकि हजारों की संख्या में निवासी शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे। जनवरी 2017 तक 3 महीनों की लगातार लड़ाई के बाद इराकी बलों ने शहर के पूर्वी हिस्से को सुरक्षित कर लिया था। यह एक कठिन जीत थी, जिसने इराकी सैनिकों की दृढ़ता और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की आखिरी दम तक लड़ने की जिद दोनों को दिखाया। फिर भी टिग्रिस नदी का पश्चिमी किनारा अभी भी बाकी था, जो घनी आबादी वाला भारी किलेबंदी से लैस था और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार था। जनवरी 2017 में पूर्वी मोसुल की आजादी एक निर्णायक कदम था, लेकिन यह एक थकाऊ अभियान का केवल मध्य बिंदु था।
शहर का पश्चिमी हिस्सा, जिसे वेस्ट मोसुल के नाम से जाना जाता है, और भी बड़ी चुनौती लेकर खड़ा था। पूर्वी हिस्से की चौड़ी सड़कों और नई बुनियादी सुविधाओं के विपरीत पश्चिमी हिस्सा संकरी गलियों, घने मकानों और ऐतिहासिक इलाकों की भूल भुलैया था। ऐसा इलाका जिसने इराकी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों और गतिशीलता को बेअसर कर दिया। खुफिया आकलनों के मुताबिक पश्चिमी हिस्से में करीब 2500 से 3000 आईएसआईएस लड़ाके जमे हुए थे, जिनमें से कई संगठन के सबसे जंगजू और अनुभवी सदस्य थे। उनमें सैकड़ों विदेशी लड़ाके भी थे, जिन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय मोसुल में मरने की कसम खाई थी। पश्चिमी किनारे पर पुराना शहर भी था, जहां अल नूरी मस्जिद और अल हब्दा मीनार जैसे स्थल खिलाफत के प्रतीक बन गए थे। पश्चिमी हमले की योजना बनाने में कई हफ्ते लग गए। इराकी कमांडरों ने, जो अमेरिकी और गठबंधन सलाहकारों द्वारा समर्थित थे, फरवरी 2017 के मध्य में नया हमला करना शुरू किया। इंजीनियरों ने सैनिकों और आपूर्ति की आवाजाही को आसान बनाने के लिए टिग्रिस नदी पर अस्थायी पुल बनाए, जबकि गठबंधन के विमानों ने आईएसआईएस की रक्षात्मक स्थितियों पर हवाई हमले तेज कर दिए। 19 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री हैदर अल-अबादी ने औपचारिक रूप से पश्चिमी मोसुल के लिए लड़ाई की शुरुआत की घोषणा की। इस अभियान की शुरुआत दक्षिण और पश्चिम से समन्वित धक्के के साथ संघीय पुलिस के नेतृत्व में हुई और विजन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया दी गई। कुछ ही दिनों में उन्होंने मोसुल हवाई अड्डा कब्जा कर लिया, जो एक रणनीतिक जीत थी और आगे के हमलों का आधार बनी। पास ही फैला हुआ गजलानी सैन्य अड्डा भी कड़ी लड़ाई के बाद सुरक्षित कर लिया गया। हालांकि प्रगति के साथ ही तुरंत जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। आईएसआईएस ने एक जटिल रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया। सड़कों को जली हुई गाड़ियों और मलबे से बैरिकेड किया गया था। सुरंगों ने लड़ाकों को आगे बढ़ती सेना के पीछे अचानक प्रकट होने की सुविधा दी। स्नाइपर और आत्मघाती हमलावर किसी भी हलचल को निशाना बनाते थे। जैसे जैसे इराकी सेना अंदर तक बढ़ती गई, लड़ाई और भी ज्यादा अराजक और विनाशकारी होती गई। पश्चिमी हमला जल्द ही थकावट के पर्यायवाची बन गया। हर ब्लॉक को अलग अलग साफ करना पड़ता था। सैनिक अक्सर भारी कवच के बिना आगे बढ़ते थे, पैदल सेना की रणनीति और ड्रोन टोही पर निर्भर रहते थे। गठबंधन की हवाई सहायता अनिवार्य थी, लेकिन नागरिकों की निकटता के कारण सीमित थी। मोसुल के पश्चिमी तट पर अभी भी लगभग 5 लाख लोग रहते थे, जिनमें से अधिकांश अपने घरों में फंसे हुए थे, भागने से डरते थे या मोर्चे की रेखा पार करने में असमर्थ थे। पश्चिमी मोसुल के लिए लड़ाई जल्दी ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे तीव्र शहरी युद्ध स्थितियों में से एक बन गई। इराकी काउंटर टेररिज्म सर्विस ने एक बार फिर नेतृत्व संभाला और अल मामून, अल तैरान और अल जदीदा जैसे इलाकों से आगे बढ़ी। हर एक कदम पर घात लगाकर हमला, स्नाइपर फायर और आत्मघाती हमलों का सामना करना पड़ा। आईएसआईएस ने वाहन जनित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की लहरें तैनात की, जिनमें से कई को आम नागरिकों की कारों या एम्बुलेंस के रूप में छुपाया गया था। युद्ध क्षेत्र की जटिलता को वहां की आम जनता ने और भी बढ़ा दिया था। आईएसआईएस ने जानबूझकर आम नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, परिवारों को मोर्चे के पास के घरों में रहने के लिए मजबूर किया ताकि हवाई हमलों को रोका जा सके। कई निवासियों को भागने से रोका गया और जो लोग भागने की कोशिश करते थे, उन्हें मौत की सजा का खतरा था। संयुक्त राष्ट्र और मानवीय संगठनों ने चेतावनी दी थी कि पश्चिमी मोसुल आम नागरिकों के लिए कब्रिस्तान बन सकता है। मार्च 2017 तक यह लड़ाई अपने सबसे खूनी दौर में प्रवेश कर चुकी थी। गठबंधन बलों ने आईएसआईएस के प्रतिरोध को तोड़ने की कोशिश की तो हवाई हमलों की तीव्रता बढ़ गई। घने शहरी इलाके में सटीक निशाना लगाना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, जिससे कई विनाशकारी घटनाएं हुईं, जिन्होंने इस त्रासदी की मानवीय कीमत को उजागर किया। 17 मार्च 2017 को अल जदीदा जिले में एक हवाई हमले ने एक बड़ा विस्फोट किया,
जिससे कथित तौर पर पास की एक इमारत में छिपाए गए आईएसआईएस के गोला बारूद में धमाका हो गया। 200 से अधिक नागरिक मारे गए, जो युद्ध की सबसे घातक एकल घटनाओं में से एक थी। लेकिन बढ़ती हुई हताहतों के बावजूद इराकी बलों ने अपनी बढ़त जारी रखी। फेडरल पुलिस ने सरकारी परिसर और ग्रैंड मस्जिद के आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया, जबकि सीटीएस ने पुरानी नगरी की ओर उत्तर की तरफ बढ़ना जारी रखा। अप्रैल के अंत तक आईएसआईएस का इलाका सिकुड़कर सिर्फ टिग्रिस नदी के किनारे एक छोटे से हिस्से तक सिमट गया था। मानवीय नुकसान वाकई चौंका देने वाला था। लाखों निवासी शहर छोड़कर भाग गए थे, जिनमें से कई ने मोसुल के बाहर या कुर्दिस्तान क्षेत्र में शरणार्थी शिविरों में शरण ली थी। सहायता एजेंसियां विस्थापित लोगों की भारी संख्या से निपटने के लिए जूझ रही थीं। जिन लोगों को विस्थापित होना पड़ा, उन्होंने भयानक हालातों का वर्णन किया, जिसमें भूखमरी, लगातार बमबारी और आईएसआईएस के शासन के तहत रहने का मानसिक आतंक शामिल था। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त या यूएनएचसीआर के अनुसार केवल पश्चिमी हमले के दौरान ही 70,000 से अधिक नागरिक विस्थापित हुए थे। जो लोग अभी भी शहर के अंदर फंसे हुए थे, उनके लिए जीवन रोजाना जीवित रहने की जद्दोजहद बन गया था। खाद्य सामग्री की भारी कमी थी, साफ पानी बिल्कुल नहीं था और चिकित्सा सुविधा तो बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थी। गवाहों ने बाद में बताया कि आईएसआईएस ने उन सभी लोगों को मार डाला जिन पर इराकी सेना के साथ सहयोग करने का शक था। सड़कों पर लाशें पड़ी थीं, कोई उठाने वाला नहीं था। ऊपर लड़ाई चल रही थी। मई 2017 तक आईएसआईएस का आखिरी गढ़ मोसुल का पुराना शहर रह गया था, जो प्राचीन गलियों, मस्जिदों और बाजारों का एक जाल था। टिग्रिस नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित पुराना शहर अपनी ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक महत्व के लिए जाना जाता है, और यही जगह इराक में आईएसआईएस की आखिरी लड़ाई का मैदान बनी। समूह के नेतृत्व ने अपने लड़ाकों को आदेश दिया कि वे इस इलाके की रक्षा करें। आखिरी सांस तक लड़ने का आदेश दिया गया। पुराने शहर पर हमला मई के अंत में शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व काउंटर टेररिज्म सर्विस ने किया और इसमें संघीय पुलिस इकाइयों ने समर्थन दिया। इस इलाके ने मशीनी युद्ध के लिए अनोखी चुनौतियां पेश की। सड़कों की चौड़ाई बख्तरबंद वाहनों के लिए बहुत कम थी, जिससे सैनिकों को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। स्नाइपर्स ऊपर से गोली चला रहे थे, जबकि आईएसआईएस के लड़ाके सुरंगों से ग्रेनेड फेंक रहे थे। भूल भुलैया जैसी जगह के कारण संचार और समन्वय बुरी तरह प्रभावित हो गया था। मानव लागत तेजी से बढ़ गई। कई नागरिक जो बेसमेंट में फंसे थे, वे खुद को गोलीबारी के बीच में फंसा हुआ पाए। आईएसआईएस की पोजीशन पर हमला करने के लिए किए गए हवाई हमलों ने अनजाने में रिहायशी इमारतों को तबाह कर दिया। सहयोगी दल के संघर्ष नियमों को आम लोगों का नुकसान घटाने के लिए बार बार संशोधित किया गया, लेकिन युद्ध क्षेत्र की घनी आबादी ने गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। जून के मध्य तक इराकी सेना खिलाफत के प्रतीकात्मक केंद्र अल नूरी मस्जिद के करीब पहुंच रही थी। यहीं 3 साल पहले अबू बकर अल बगदादी ने खिलाफत की घोषणा की थी। आखिरी विद्रोही कदम के तौर पर आईएसआईएस ने 21 जून 2017 को मस्जिद के अंदर विस्फोटक लगाकर ऐतिहासिक इमारत और उसकी प्रसिद्ध झुकी हुई मीनार दोनों को नष्ट कर दिया। इराकी कमांडरों ने इस विध्वंस को उद्धरण के अनुसार समूह की हार की घोषणा बताया। आसपास की गलियों में हफ्तों तक हर दिन लड़ाई जारी रही, जिससे धीरे धीरे प्रगति तो हुई, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र ने बाद में रिपोर्ट किया कि सिर्फ युद्ध के आखिरी महीने में ही 10,000 से अधिक नागरिक मारे गए या घायल हुए। पुराने शहर का विनाश लगभग पूरी तरह से हो गया था। हवाई तस्वीरों में दिखा कि पूरे के पूरे मोहल्ले मलबे में तब्दील हो गए थे। नौ जून 2017 को
9 महीनों की लगातार लड़ाई के बाद प्रधानमंत्री हैदर अल-अबादी मोसुल पहुंचे और जीत की घोषणा की। अगले दिन उन्होंने शहर की पूरी आजादी की घोषणा की और कहा, आईएसआईएस की झूठी राज्य का अंत और उसकी नाकामी। यह घोषणा इराक में आईएसआईएस के क्षेत्रीय नियंत्रण के पतन को दर्शाती है। समूह के नेतृत्व में जो भी बचा था वह अनबर के रेगिस्तानों में भाग गया था या सीरिया में चला गया था। हालांकि इस लड़ाई ने मोसुल को तबाह कर दिया था। जीत की कीमत केवल इंसानी जानों में ही नहीं, बल्कि इराक के सबसे पुराने शहरों में से एक की लगभग पूरी तरह से तबाही में भी मापी गई थी। कुल मौतों के आंकड़ों में काफी भिन्नता है। संयुक्त राष्ट्र ने 8,000 से अधिक नागरिक मौतों की रिपोर्ट दी है, जबकि स्थानीय अधिकारियों का अनुमान है कि यह संख्या 20,000 से भी अधिक है। सैन्य हताहत भी काफी अधिक थे। इराकी काउंटर टेररिज्म सर्विस, जिसने सबसे खतरनाक अभियानों का नेतृत्व किया, ने अपने लगभग 40% कर्मियों को खो दिया। भौतिक नुकसान भी उतना ही गंभीर था। संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट द्वारा 2017 के अंत में किए गए सैटेलाइट आकलनों से पता चलता है कि लगभग 40,000 इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गईं, खासकर पश्चिमी मोसुल में। टिग्रिस नदी पर बने पुलों को ध्वस्त कर दिया गया था, बिजली का ग्रिड तबाह हो गया था और जल प्रणालियां दूषित हो गई थीं। अस्पताल, स्कूल और बाजार खंडहर में तब्दील हो गए थे। मानवीय परिणाम निस्संदेह बहुत भारी थे। करीब 10 लाख लोग इस अभियान के दौरान विस्थापित हो गए थे, जिनमें से कई के पास वापस लौटने के लिए घर भी नहीं बचे थे। मोसुल के आसपास के शरणार्थी शिविरों में वे रह रहे थे और एरबिल अर्धस्थायी बस्तियां बन गईं और भीड़भाड़ वाली परिस्थितियों में बीमारियां तेजी से फैलने लगीं और पुनर्निर्माण के लिए संसाधन बहुत कम थे। युद्ध के महीनों बाद तक मलबे से शवों को निकाला जाता रहा। पुराने शहर के कुछ हिस्सों में सड़ने की बदबू हवा में फैल गई थी। जैसे ही हजारों बिना फटे गोले और बम वहां के लौटने वाले निवासियों के लिए जानलेवा खतरा बने हुए थे, वैसे ही बारूदी सुरंग हटाने का काम तुरंत शुरू हो गया। पुनर्निर्माण एजेंसियों ने मोसुल को उद्धरण के अनुसार पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रदूषित शहरी इलाकों में से एक बताया। उद्धरण समाप्त। मुक्ति ने मोसुल में तुरंत स्थिरता नहीं लाई। विजय की घोषणा के बाद के महीनों में शहर को राजनीतिक विखंडन और आर्थिक दबाव के बीच पुनर्निर्माण की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। बगदाद में केंद्रीय सरकार को स्थानीय प्रतिस्पर्धी इकाइयों, जिनमें जनजातीय समूह, कुर्दिश अधिकारी और शिया मिलिशिया शामिल थे, के बीच पुनर्निर्माण प्रयासों का समन्वय करने में कठिनाई हुई। इन चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने फंडिंग फैसिलिटी फॉर स्टेबलाइजेशन शुरू की, जो एक पहल थी जिसका उद्देश्य बिजली, पानी और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक सेवाओं को बहाल करना था। और 2020 तक इस कार्यक्रम ने हजारों घरों, 60 से अधिक स्कूलों और कई अस्पतालों के पुनर्वास में सहायता की थी। हालांकि पूरी तरह से पुनर्निर्माण में दशकों लगने का अनुमान था। सुलह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती साबित हुई। कई निवासी लौट रही सुरक्षा बलों और मिलिशिया पर अभियान के दौरान सांप्रदायिक पक्षपात और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हैं। पूर्व इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया सहयोगियों या उन लोगों को जिन पर केवल समूह के प्रति सहानुभूति का संदेह था, अक्सर हिरासत में लिया गया या बहिष्कृत कर दिया गया। मोसुल की विविध सामाजिक संरचना, जो कभी अरब, कुर्द, तुर्कमेन और ईसाइयों का घर थी, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दाताओं ने कुवैत और अन्य जगहों पर सम्मेलनों में अरबों की सहायता देने का वादा किया। हालांकि नौकरशाही में देरी और भ्रष्टाचार ने प्रगति में बाधा डाली है। 2019 तक पश्चिमी मोसुल का अधिकांश हिस्सा अब भी खंडहरों में था और हजारों परिवार अस्थायी आश्रयों में सीमित रोजगार के अवसरों के साथ रह रहे थे। इन चुनौतियों के बावजूद
धीरे धीरे पुनर्निर्माण के संकेत दिखने लगे हैं। मोसुल विश्वविद्यालय को फिर से खोला गया है, जहां आंशिक रूप से पुनर्निर्मित इमारतों में कक्षाएं चल रही है। अल नूरी मस्जिद का पुनर्निर्माण यूनेस्को की रिवाइव द स्पिरिट ऑफ मोसुल पहल के तहत शुरू हुआ, जिसे संयुक्त अरब अमीरात द्वारा वित्त पोषित किया गया है। नागरिक समाज समूहों, कलाकारों और स्वयं सेवकों ने शहर की सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित करने और मानसिक घावों को भरने के लिए परियोजनाएं शुरू की। हालांकि सुरक्षा अभी भी नाजुक बनी हुई है। हालांकि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने अपना क्षेत्रीय आधार खो दिया था, लेकिन समूह के अवशेष ग्रामीण इलाकों में बने रहे और छिटपुट हमले करते रहे। मोसुल की लड़ाई ने खिलाफत को तो खत्म कर दिया था, लेकिन उन बुनियादी हालातों को नहीं मिटाया था जिन्होंने इसे जन्म दिया था। सांप्रदायिक विभाजन, आर्थिक असमानता और अंततः कमजोर शासन। मुक्ति के वर्षों बाद भी मोसुल एक ऐसा इलाका बना हुआ है जो यादों और नुकसान से चिह्नित है। युद्ध के घाव सिर्फ इसकी टूटी फूटी बुनियादी संरचना में ही नहीं, बल्कि इसके लोगों की सामूहिक मानसिकता में भी साफ नजर आते हैं। बचे हुए लोग सहनशीलता, विश्वासघात और अकल्पनीय पीड़ा की कहानियां सुनाते हैं। जनसांख्यिकीय रूप से शहर में काफी बदलाव आ गया है। कई अल्पसंख्यक समुदाय, जिनमें ईसाई और यजीदी शामिल हैं, वापस नहीं लौटे हैं, जिससे मोसुल का कभी विविध रहा स्वरूप बदल गया है। आर्थिक पुनर्प्राप्ति भी असमान रही है और बेरोजगारी अभी भी अधिक है। लेकिन इसके बावजूद स्थानीय पहलों ने नागरिक जीवन को फिर से बनाने की शुरुआत कर दी है। युवाओं के समूह सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करते हैं, कलाकार खंडहरों पर भित्ति चित्र बनाते हैं और पूर्व सैनिक मेल मिलाप कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। जहां अंतर्राष्ट्रीय ध्यान कम हो गया है, वहीं मोसुल त्रासदी और दृढ़ता दोनों का प्रतीक बनकर कायम है। इराक के लिए इस शहर की आजादी ने राष्ट्रीय संप्रभुता की फिर से पुष्टि की। वैश्विक गठबंधन के लिए यह एक महंगे लेकिन आवश्यक अभियान की परिणति थी। इतिहासकारों और रणनीतिकारों के लिए यह आधुनिक युद्ध का एक केस स्टडी है, जहां राजनीति, धर्म, तकनीक और मानवीय पीड़ा एक साथ आती है। मोसुल की लड़ाई ने इराक की आधुनिक पहचान को नया रूप दिया। यह देश के हालिया इतिहास की सबसे भीषण लड़ाई थी, जो सिर्फ क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि इराकी राज्य के भविष्य के लिए लड़ी गई थी। इसके बाद मोसुल इस बात की याद दिलाता है कि युद्ध में जीत शांति की सिर्फ शुरुआत है और असली संघर्ष शहरों, देशों और उनके लोगों के बीच विश्वास के पुनर्निर्माण में है। हताहतों की संख्या संघर्ष की तीव्रता को दर्शाती है, जिसमें लगभग 1200 आईएसएफ कर्मी मारे गए और 8000 से अधिक घायल हुए, जबकि आईएसआईएस के लड़ाकों की मौत का अनुमान 6000 से 9000 के बीच है। नागरिकों की हानि शुरू में बताई गई तुलना में काफी अधिक थी, जिसका मुख्य कारण लड़ाई की क्रूरता थी। मोसुल की लड़ाई आधुनिक युद्ध के इतिहास में एक केंद्रीय स्थान रखती है। सैन्य दृष्टि से यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी और जटिल शहरी सैन्य कार्रवाइयों में से एक थी, जिसमें अनुमानित 10,000 मित्र देशों के सैनिक शामिल थे और यह लगभग 9 महीने तक चली थी। इस अभियान में पारंपरिक रणनीति, विद्रोह रोधी और आतंकवाद रोधी कार्रवाइयों को एक ही संचालन क्षेत्र में जोड़ा गया था। विश्लेषकों ने कई महत्वपूर्ण सबक पहचाने हैं। पहला सबक आधुनिक शहरी युद्ध की प्रकृति से संबंधित है। मोसुल अभियान ने दिखाया कि घने शहरी इलाकों में जीत के लिए छोटी इकाइयों की एकजुटता, वास्तविक समय की खुफिया जानकारी और वायु एवं जमीनी संसाधनों के बीच करीबी समन्वय जरूरी है। इराकी काउंटर टेररिज्म सर्विस के अनुभव ने शहरी युद्ध के लिए विशेष प्रशिक्षण के महत्व को उजागर किया। दूसरा, इस लड़ाई ने घनी आबादी वाले इलाकों में सटीक वायु शक्ति की सीमाओं को उजागर किया।
तकनीकी प्रगति के बावजूद नागरिक हताहतों को कम करना बेहद कठिन साबित हुआ। इस अभियान की मानवीय लागत ने समकालीन युद्ध में अनुपातिकता और नैतिकता पर बहस को फिर से शुरू कर दिया। तीसरा, मोसुल ने सैन्य विजय और राजनीतिक स्थिरता के बीच आपसी संबंध को उजागर किया। क्षेत्र की मुक्ति अपने आप शासन या मेल मिलाप नहीं ला सकी। युद्ध के बाद का चरण उतनी ही रणनीतिक ध्यान की मांग करता था जितना कि खुद युद्ध। यह एक ऐसा सबक है जो आज भी विद्रोह रोधी सिद्धांत को दिशा देता है। ऐतिहासिक रूप से मोसुल ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के खिलाफत का प्रतीकात्मक और व्यावहारिक अंत दर्शाया है। इसके पतन के कुछ ही महीनों के भीतर सीरिया का रक्का भी गिर गया, जिससे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया एक बिखरी हुई विद्रोही ताकत बनकर रह गया। फिर भी इस समूह का वैचारिक प्रभाव बना रहा, जिसने साहिल से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक सहयोगियों को प्रेरित किया। इस तरह मोसुल के लिए लड़ाई एक क्षेत्रीय खतरे पर जीत के साथ साथ चरमपंथी विचारधारा की स्थायी शक्ति के बारे में एक चेतावनीपूर्ण कहानी के रूप में भी खड़ी है। मुक्ति के 8 साल बाद मोसुल एक ओर फिर से बसाया गया है और दूसरी ओर अपने अतीत की छाप से चिह्नित है। बाजार फिर से खुल गए हैं, पुनर्निर्माण की आवाजें हवा में गूंज रही हैं और बच्चे एक बार फिर अपने मोहल्लों के अवशेषों के बीच स्कूल जा रहे हैं। शहर में नई जिंदगी के संकेत दिख रहे हैं, हालांकि अभी भी बहुत काम बाकी है। इसके ऐतिहासिक पुराने शहर को फिर से बनाने के प्रयास जारी है, जिसमें यूनेस्को जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सांस्कृतिक विरासत, शिक्षा और सामुदायिक भावना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पुनर्निर्माण पहलों में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की मरम्मत शामिल है, जैसे कि ग्रेट मस्जिद ओमफ अल नूरी में अल हबदा मीनार और अन्य विभिन्न चर्च। हालांकि इस युद्ध की याद शासन, विचारधारा और दृढ़ता के बारे में एक चेतावनी के रूप में बनी हुई है। रणनीतिक रूप से इस अभियान ने आईएसआईएस की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए एक निर्णायक सैन्य हार को चिह्नित किया। राजनीतिक रूप से इसने लंबे समय तक हस्तक्षेप और गृह संघर्ष से उभर रहे राज्यों की नाजुकता को उजागर किया। समाजशास्त्रीय रूप से इसने साधारण नागरिकों की जीवित रहने, अनुकूलन करने और फिर से निर्माण करने की अद्भुत क्षमता को उजागर किया। इतिहासकारों के लिए मोसुल की लड़ाई को स्टालिनग्राद जैसी लड़ाइयों के साथ याद किया जाएगा। शहरी युद्ध के अध्ययन में ह्यू और ग्रोजनी जैसी घटनाएं, जिनमें खुद शहर ही इनाम और भागीदार दोनों बन गया। इराक के लिए यह एक पीढ़ी का सबसे भीषण संघर्ष दर्शाता है, जो केवल जमीन के लिए नहीं बल्कि अराजकता से राष्ट्रीय पहचान की पुनः प्राप्ति के लिए लड़ा गया। जब अल नूरी मस्जिद का मीनार फिर से टिग्रिस की पश्चिमी किनारे पर उठेगा, तो वह सिर्फ पुनर्निर्माण का प्रतीक नहीं होगा, यह उन लोगों की दृढ़ता का प्रतीक होगा जिन्होंने सभ्यता के पतन को सहा और उसके खंडहरों के नीचे गायब होने से इनकार कर दिया। मोसुल की लड़ाई ने इराक के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक को बंद किया, लेकिन साथ ही नया अध्याय भी शुरू किया, एक बहुलवादी, स्थिर और आत्मनिर्भर राज्य के पुनर्निर्माण का लंबा और कठिन प्रयास।